हेलो दोस्तों, नमस्ते। बाड़मेर बाज़ार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर जो लोग बाड़मेर के हैं, लेखक हैं, आर्टिस्ट हैं, वाद्य यंत्रों का निर्माण करते हैं, हस्तशिल्प का काम करते हैं, हस्तकलाओं में इस तरह के काम कि जिन काम के लिए दीवाने तो लाखों हैं, सारी दुनिया में चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन उस काम का असली जो काम करने वाला व्यक्ति है वो इस आधुनिक तकनीक के दौर में दूर से दूर होता जा रहा है और वह अपने काम को अर्निंग के माध्यम में नहीं बदल पाता है। तो इसके बारे में हम और भी फिर कभी विस्तार से बात करेंगे कि बाड़मेर बाज़ार का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और उससे उन लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है जो काम करते हैं। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि बाड़मेर बाज़ार में एक कॉर्नर है। इस कॉर्नर में बाड़मेर के लेखकों की पुस्तकें रखी है। लोग अक्सर कहते थे कि आपकी कहाँ मिलेगी किताब। जो बाड़मेर के लेखक हैं उनकी पुस्तकें भी बाड़मेर में सहज ऑफलाइन उपलब्ध नहीं थी। अगर आपकी किताबें ऑनलाइन हैं तो ही वो वहाँ पर आप वहाँ से ऑर्डर कर पाते हैं। ऑनलाइन किताब और ऑफलाइन किताब के बीच में खैर मैं आपका पहले ये बात कह दूँ, संतोष चौधरी जी हमारे साथ हैं। आप लेखिका हैं, यहीं बाड़मेर की रहने वाली हैं, कहानियाँ लिखती हैं, आपने उपन्यास लिखा है, कविताएं भी लिखती है। तो इनकी एक नई किताब है ये, और ये किताब अभी आई है छप के, कहानी संग्रह है। संतोष जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपको इसके लिए। धन्यवाद। तो संतोष जी, बात ये थी कि बाड़मेर बाज़ार के मूल जो विचार था, उस विचार में ये चीज़ें थी कि जो चीज़ें बाड़मेर की है और उसे व्यक्ति बाड़मेर का ही बाड़मेर में खरीदना चाहे तो भी उसको आसानी से उपलब्ध नहीं होती। किताबों की बात तो बहुत दूर की बात है, जो बाड़मेर के उत्पाद हैं वो भी नहीं मिल पाते थे। आप कहाँ ढूंढने जाएं, एक साथ कहाँ पर सारी चीज़ें आपको हाथ लग सके। तो लेखकों के साथ ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल। कि हम तो सोचते हैं कि किताब छपवाई और फिर किताब गिफ्ट करने जाना पड़ता है। हाँ, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ये अवसर हमको कम ही हाथ लगते हैं कि भाई हमारी किताबें रखी है और जो वास्तव में खरीदना भी चाहता है, हम जिनको गिफ्ट करने जाते हैं वो भी अक्सर ये कहते हैं कि नहीं, आप हमको उपहार में मत दीजिए, हम आपकी किताब खरीद लेंगे। लेकिन उनका अगला सवाल होता है कहाँ से खरीदें। बिल्कुल। तो ये जो है इस अवसर पे आज आपकी जो है औपचारिक बातचीत तो है नहीं हमारी। नहीं, बिल्कुल अनौपचारिक। तो यहीं से आरंभ करते हैं कि संतोष जी ने पहली बार ये कब सोचा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए? सबसे पहले तो आज इस बाड़मेर बाज़ार में आके बहुत खुश हूँ मैं, और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ ऑनर जो भी सुरेंद्र जी ने, कि सबको उत्पाद मिल जाएं, और ख़ास करके लेखकों के लिए। मुझे तो खुशी इसी चीज़ की है कि ये कॉर्नर मुझे बहुत, जब मैंने देखा था इसको, जब ओपन हुआ था, तो उसके लिए बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और जहाँ तक आप मेरे लिखने की आप पूछ रहे हैं, तो सोचा कुछ नहीं था, सोच के लिखना कभी शुरू नहीं किया। और कह सकते हैं कि फेसबुक या राइटर जो शुरुआती दौर पे मानी गई थी मैं, तो फेसबुक पे जब हम सोशल मीडिया पे जब हमारा आना हुआ, तो वहाँ पे ऐसे ही कुछ भाव कभी आए तो 4 लाइन उतार दी, कभी कुछ अच्छी लगी तो कुछ छोटी कोई कहानी लिख के डाल दी। तो उससे फिर साहित्यकार लोगों से जुड़ा हुआ, साहित्य के क्षेत्र के अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ, और उन लोगों का प्रोत्साहन मिला कुछ, कि उन्हें कुछ लगा पोटेंशियल कि हाँ नहीं, आप लिख सकते हो। तो उन लोगों के प्रोत्साहन से कुछ गुरु मिल गए कि उन लोगों ने थोड़ा सा गाइड किया कि आपको लिखना चाहिए। शौक़ तो था ज़रूर पढ़ने का, तो बस वो ऐसे ही करते करते इस स्टेज पे आ गई हूँ कि कुछ पहली किताब आई ऐसे करते करते। बिल्कुल, वो कौन सी किताब थी और क्या अनुभव रहा आपका? बिल्कुल, पहली किताब आई, कुछ कविताएं मैं शुरुआती दौर पे हिंदी की कविताएं लिखती थी मैं। तो सबसे पहले कविताओं का एक संग्रह मेरा आया था, और कविताओं का संग्रह ये मेरा मौन जी, ये 2018 में ये आया था। और ये संग्रह मेरा राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुआ है। और पहली ही किताब अगर अकादमी के सहयोग से आती है तो थोड़ा सा प्रोत्साहित जरूर मन होता है कि चलो अकादमी का सहयोग मिला है, हाँ, कि हमें मान लिया, कि हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। तो उसके बाद थोड़ा सा उत्साह हुआ, और फिर थोड़ी सी आगे लेखन यात्रा धीरे धीरे थोड़ी सी और आगे बढ़ती गई। फेसबुक पर लिख करके बहुत सारे लोगों को ये एहसास हुआ कि वे ठीक लिख रहे हैं। इससे पहले का माध्यम था ब्लॉग। जब मैंने लिखना आरंभ किया था तो शुरुआती दौर में तब फेसबुक नहीं था। फेसबुक 2005 के आसपास आ चुका था, लेकिन 2008 तक फेसबुक के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तो वहाँ पर ब्लॉग पर लिखने का
रिजल्ट ये रहा कि वहाँ लोग आते थे टिप्पणियाँ करने के लिए, कहते थे आपने बहुत सुंदर कहानी लिखी है, ये तो बहुत अच्छा प्लॉट बन गया, जबकि हम जानते हैं कि शुरुआती दौर में बेहद मामूली और कच्चा लिखते थे हम। लेकिन वो जो एडिटर्स जो थे, जो लोग हमको वहाँ पर जो आते थे ब्लॉग पे, जो वहाँ आकर के देखते थे कि हाँ हम कुछ लिख रहे हैं और उन्होंने हमको कुछ रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी, फीडबैक मिला, तो वो फीडबैक हमको ना इतना अधिक उत्साहित करता था कि हमें और लिखना चाहिए। बस तो फेसबुक के आने से क्या हुआ, ब्लॉग जो है जहाँ पर आपके पास एक पोस्ट पे 2 लोग आते थे, तो फेसबुक पर 200 लोग आने लगे। यानी वो इतना फास्ट मीडियम है कि आप फेसबुक पर कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका रिएक्शन टाइम जो है ना बिल्कुल सेकंड्स में है। आपने लिखा तो आपको मालूम चलता है, आपको तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, बिल्कुल तुरंत आ गया। और मेरा ब्लॉग का कोई अनुभव नहीं रहा। ब्लॉग के तो आप बहुत फास्ट मीडियम में आए। हाँ, मतलब 2015 के शुरुआती में मैं फेसबुक पे आई। उससे पहले मैं टेक्नोसेवी में अभी भी ज़्यादा नहीं हूँ, और उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो 2015 में जब मैंने फेसबुक ज्वाइन किया, तो उसके बाद की ये सारी 5 सालों की ये छोटी सी जो आप यात्रा कह सकते हो कि तो आपने लिखना स्टार्ट किया फेसबुक पर, आपने कुछ लिख डाली, कविताएं लिखी, तो उसके बाद जब फीडबैक आता था तो पहले कभी ऐसा लगा कि इनको मैं संग्रह के रूप में कोई किताब जैसी बन जाएगी? नहीं, संग्रह के लिए बिल्कुल नहीं सोचा था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब किताब के रूप में मेरी कोई चीज़ ऐसे हाथ में आएगी। बस वो एक भाव था, समय था, क्योंकि एक समय था कि जब मैं सिर्फ हाउसवाइफ थी, तो उस टाइम बच्चे छोटे थे, तो इतना टाइम वाइम भी नहीं मिलता था। और फेसबुक क्योंकि एक माध्यम ऐसा था कि आप घर बैठे ही आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो जब वो आया और उसमें लिखने लगी, तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे प्रोत्साहन मिला, आगे थोड़ा गाइडेंस मिला, तो किताब आ गई। मतलब मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे कोई बहुत बड़ी योजनाएं सोच के नहीं की, पर नेचुरल तौर पे आ गई वो किताब। ये बहुत ही अच्छा रहा। ये जब आपकी पहला संग्रह आया, कविता संग्रह मेरा मौन जी, इसके बाद में आपके भीतर क्या क्या जो बदलाव महसूस हुए कि मुझे और लिखना चाहिए, या मैं अच्छा लिख सकती हूँ, या फिर आपने कैसे सोचा कि जो मुझे पद्य छोड़ करके गद्य में भी हाथ आजमाना चाहिए, जो गद्य में? बिल्कुल, पद्य में लिखना एक होता है कि शॉर्ट टर्म्स में आप लिख पाते हैं कोई भी चीज़। हुआ ये कि 2016 में जोधपुर में एक बहुत बड़ा उत्सव राजस्थानी भाषा की तरफ से, जयनारायण यूनिवर्सिटी के भाषा प्रकोष्ठ, राजस्थानी भाषा प्रकोष्ठ की तरफ से एक राजस्थानी का उत्सव 3 दिन का मनाया गया था। तो वो क्योंकि साहित्यकारों के हम संस्थाओं से जुड़ चुके थे, तो हमें भी निमंत्रण मिला और मैं वहाँ गई थी। जब मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ कुछ लोगों को सुना, और ख़ास करके राजस्थानी के लोगों को सुना, तब मुझे लगा कि अब मुझे राजस्थानी में लिखना चाहिए। वो एक मेरा, आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था उस टाइम, कि मुझे लगा कि मुझे अब राजस्थानी में लिखना चाहिए। अब राजस्थानी में ये था कि जब आप पद्य में लिखते हैं तो आपको कई नियम की पालना करनी ज़रूरी है। मेरा ये समझना है कि अगर आप वैसे ही राजस्थानी में जो आप आम बोलचाल में अगर पद्य डालेंगे, तो वो चीज़, क्योंकि राजस्थानी बहुत मतलब ऐसी भाषा है कि उसको समृद्ध भाषा, बिल्कुल। तो उसको आप ऐसा नहीं कि आपने, जैसे हिंदी के फिर भी क्या होता है कि शब्दों की आप राइमिंग बैठा सकते हैं, पर राजस्थानी के लिए आपको एक थोड़ा धैर्य भी चाहिए, आपको थोड़ा एक नॉलेज भी चाहिए। तो उस टाइम फिर मुझे लगा, फिर मैंने 1-2 कहानियाँ लिखने की राजस्थानी में कोशिश करी, और जब वो सेमिनार मैंने अटेंड किया और जब मैंने लोगों को सुना वहाँ पे, तब मुझे ये लगा कि हिंदी में तो लिख रहे हैं, और हिंदी एक तरह से देखा जाए, जैसे कहा जाता है, आप क्योंकि हिंदी के हैं तो पता है कि एक महासागर है। नहीं, मुझे मारवाड़ी आती नहीं, राजस्थानी नहीं आती है, हिंदी का नहीं हुआ। जैसे अब मैं भी जो राजस्थानी लिख रही हूँ, हाँ। और जिन्होंने मेरी राजस्थानी की जो एक पहली जो उपन्यास आया वो पढ़ा है, तो उन लोगों का भी सबसे पहला प्रोत्साहन मेरे लिए, उनके पहले शब्द ये आए थे कि बहुत सहज भाषा में आप लिख रही हैं। तो मैंने भी राजस्थानी को क्लिष्ट सोच के नहीं, और बिल्कुल व्याकरण, अगर आप पद्य में लिख रहे हो तो आपको व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा करेक्ट होना पड़ेगा, पर अगर आप गद्य में लिख रहे हो तो आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है कि उसमें आप इंग्लिश भी डाल सकते हैं, उसमें आप हिंदी के भी कुछ, जैसे पात्र के अनुसार आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। और वो मुझे ठीक लगी कि हाँ, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जैसे कई साहित्यकार हैं, राजस्थानी के जो साहित्यकार हैं, उनका ये कहना है कि राजस्थानी के साथ आप बिल्कुल भी ये नहीं करो,
पर कुछ जो नई पीढ़ी के लोग हैं या युवा पीढ़ी के लोग हैं या जो अब जो लिख रहे हैं राजस्थानी के लिए, तो उन लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे कम से कम आज का युवा, आज के बच्चे कनेक्ट हो पा रहे हैं राजस्थानी से। राजस्थानी का शब्दकोश बेहद समृद्ध, बहुत समृद्ध है, बहुत इतना व्यापक है बिल्कुल कि अगर आप राजस्थानी के शब्दकोश को आरंभ करें पढ़ना, तो आप उसी के ज्ञान में और उसके आनंद में इस तरह से खो जाते हैं कि आप कई महीने बिता सकते हैं उसमें। बिल्कुल, एक ही मतलब चीज के लिए राजस्थानी में हमें 10 से 20 शब्द मिल जाएंगे और हिंदी में हमें वही 3 या 4 पर्यायवाची मिलेंगे अगर देखा जाए तो इसलिए जो आपने आपका प्रश्न था कि गद्य से पद्य में कैसे आए, तो वो पद्य से गद्य में कैसे आए, तो वो कारण यही था। और फिर मुझे सहजता लगी कहानियाँ लिखने में, मुझे एक खुद को सहज अनुभव हुआ और फिर कहानी एक बनती गई। और हालांकि मुझे लगभग 1.25 साल लगा एक उपन्यास पूरा करने में, जो दूसरी मेरी किताब आई थी राजस्थानी की, रात पछे प्रभात, तो लगभग 1.25 साल का मुझे टाइम लगा, पर ये मैं पूरा कर पाई और ईश्वर की कृपा से ये पसंद भी आया लोगों को, और वही प्रोत्साहन है कि आज मैं तीसरी किताब लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आपने पहले पद्य में लिखा, कविताएं लिखी, छंद मुक्त कविताएं, और उसके बाद में आपने भाषा का माध्यम भी बदला, भाषा में आपने राजस्थानी में काम किया और उसमें भी आपने उपन्यास लिखा। उसके बाद में आपने हिंदी में कहानियां लिखी हैं, तो बहुत व्यापक हो गया। कितना आनंद रहा इस सब में? नहीं, बहुत कह सकते हैं कि आनंद तो है ही जरूर। और ये भी राजस्थानी कहानी संग्रह ही है, ये जो संग्रह है ये भी राजस्थानी कहानियों का संग्रह है। वाह सुंदर, मैं इस बात के लिए मैं भूल गया, तो मैं समझा जी। ये भी राजस्थानी कहानी संग्रह ही है। तो हिंदी में भी लिख रही हूँ, जैसे कुछ पत्रिकाओं में जो मेरी हिंदी की कहानियाँ छपी है, तो हिंदी की कहानियों में भी मैं लिख रही हूँ। पर मेन अगर देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए, तो अब मन ज़्यादा राजस्थानी में रम रहा है। और राजस्थानी में लिखना इसलिए एक मन की बात कहूँ कि जैसे हम कहते हैं कि हम हमारे घर का काम करते हैं, अगर हमें राजस्थानी माँ है हमारी और हिंदी हमारी मासी है, तो मासी का भी काम करेंगे हम, पर माँ का काम हम पहले करेंगे। बहुत सुंदर। तो बस सोच यही है कि हमारी मायड़ भाषा के लिए अगर हम कुछ कर पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना आज ये है कि हमारी राजस्थानी भाषा को अभी तक 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल पाई है, और उसके लिए राजस्थान भर में सभी लोग प्रयासरत हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि मैं किसी चौराहे पे बैनर लेके नहीं खड़ी हो पाऊँ, पर शायद हो सकता है कि मेरे कुछ 4 अक्षर लिखने से अगर राजस्थानी भाषा में कुछ मेरा योगदान हो पाए, तो मैं अपने आप को समझूंगी कि मेरा लिखना सफल रहा। भाषा का हर लेख, हर शब्द, हर किताब उसके लिए आंदोलन ही है एक तरह से। जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे तो वो अपने आप में एक आंदोलन ही बनता जाएगा। जिस तरह से हम जो आगे बढ़ेंगे, समृद्ध होंगे, तो ये सब होगा। ये रात पछे प्रभात, ये जो है उपन्यास, इसकी क्या कथा वस्तु है, थोड़ा संक्षेप में अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें तो। कहानी कहाँ से आरंभ होती है और किन बातों को समेटती है? जी, रात पछे प्रभात, जैसे इसका नाम ही है कि इसके टाइटल से ही हम समझ सकते हैं कि एक रात के बाद में सवेरा होता है। तो मुख्य रूप से क्योंकि स्त्री हूँ, तो स्त्री लेखन पे ही थोड़ा जोर है, या कह सकते हैं कि एक होता है कि आप उसी प्लॉट को, बेस को लेके चलते हैं। तो ये कहानी एक कृष्णा नाम की एक पात्र है, महिला पात्र है, उसके बारे में है। उसके बचपन से लेकर और उसकी जो जीवन का जो संघर्ष है, उस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है कि एक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ने वाली लड़की को जब अचानक पारिवारिक परिस्थितियाँ इस तरीके की होती है कि उसकी शादी हो जाती है, और उसकी शादी के पश्चात कई बार ये होता है कि माँ बाप जब शादी करते हैं तो कुछ सोच के करते हैं कि भाई बच्चे के लिए सही होगा, पर वो चीज़ नहीं हो पाती। और शादी के पश्चात कृष्णा को, क्योंकि ससुराल में जो एक हम लोगों में कह सकते हैं कि आम कंटरपंथी जो परिवार है उस तरह का मिलता है, तो वो फिर उन सब अपनी परिस्थितियों से पार पाके फिर वो एक अपनी समाज में स्थान बनाती है, एक अपनी जगह बनाती है, अपने बच्चों को सफल करती है और एक लक्ष्य जो उसने सोचा था वो प्राप्त करती है। उस पे ये कहानी मेरी बेस है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी ये जो आपकी नई किताब आई है, तो इसके लोकार्पण जैसा तो मित्रों कुछ नहीं है। संतोष जी बाड़मेर पधारे हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं, और इस अवसर पर हमने ये चाहा कि एक ऐसा स्थान जो कि लेखकों के लिए इतना कुछ काम कर रहा है, किताबें एक साथ इकट्ठी करके, साथ में उनका नाम और उनके काम के बारे में लिख करके। हालांकि ये बहुत ही जो आरंभिक दौर में काम है बाड़मेर बाजार का, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले
समय में बड़े बड़े सेक्शन होंगे जिनमें हाँ, सारी मतलब बिल्कुल, यही पुस्तकें होंगी। शुभकामनाएं। हाँ, तो हमने आज यहीं से आरंभ किया कि संतोष जी के साथ में दो शब्दों का आदान प्रदान हम लोग कर लें। ये जो नई किताब आई है इसमें कितनी कहानियां हैं और वे जो कहानियां हैं कब कब लिखी हैं आपने और वे क्या कहती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये किताब कहानी संग्रह राजस्थानी कहानियों का संग्रह है और इसमें कुल जमा 11 कहानियाँ हैं मेरी। और ये कहानियाँ मैं शायद पिछले 2 सालों से लिख रही हूँ। अलग अलग कुछ इसमें से कहानियाँ हैं जो 2-3 राजस्थानी की जो पत्रिकाएं आती हैं उनमें छप भी चुकी है, और उसके अलावा दूसरी जो कहानियाँ हैं वो नई कहानियाँ हैं इसके अंदर आई हैं। तो मुख्य रूप से इसमें भी कहा जाए, हालांकि मैंने कोशिश की है कि क्योंकि उपन्यास एक जो आया था वो स्त्री पात्र के इर्द गिर्द था, तो इन कहानियों में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ और पात्रों के साथ भी कनेक्ट हो पाऊँ। जहाँ तक मेन टाइटल कहानी की बात करें, हम कायारा कलझल की बात करें, तो ये कहानी एक ट्रांसजेंडर के ऊपर आधारित है। एक लड़का जो अपने अंदर महिलाओं के स्त्रीण होने के गुण पाता है और वो किस तरह से परिस्थितियों से, समय से और अपने आसपास के समाज से वो लड़ता है, उस चीज़ को इस कहानी के अंदर मैंने कोशिश की है दर्शाने की। क्योंकि हम हालांकि अभी हमारा समाज बहुत अवेयर हो गया इस चीज़ के बारे में, और जो पहले था कि सोचा ही नहीं जा सकता था कि इस बारे में हम बात भी करेंगे, लेकिन इस बारे में अब बात की जा रही है, अब उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो वही चीज़ है। और उसके अलावा जो कहानियां हैं, एक मेरी बहुत इसके अंदर पसंद की कहानी है, अगर आज मैं, क्योंकि मुझे मौका मिला है बोलने का, बिल्कुल, तो एक दूजवर नाम से टाइटल से एक इसके अंदर कहानी है। तो वो कहानी एक ऐसे महिला पात्र की, उसमें महिला पात्र है लेकिन उसमें एक पुरुष पात्र है मुख्य रूप से, जिसकी दूसरी शादी होती है। वो 2 बच्चों का पिता होता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी होती है कि प्रथम पत्नी की उसकी जब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसे परिस्थितिवश जब दूसरा विवाह करना पड़ता है। तो मैंने एक कल्पना करके और एक सोचने की कोशिश की है कि क्योंकि महिलाओं के ऊपर तो बहुत लिखा गया है कि विडो हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है, और वो एक आसानी से हम लेकिन मैंने वो भाव पकड़ने की कोशिश की है कि उस पुरुष के ऊपर क्या बीतती होगी या वो क्या सोचता होगा जी। तो इसी तरीके से लेके और भी कहानियां हैं सारी, तो वो तो जब आप पाठक लोग जो भी पढ़ेंगे तब। जो हमारे पास बहुत सारा वक्त नहीं है क्योंकि हमने आपसे ही वक्त लिया है। एक 2-4 छोटी कुछ अलग सी बातें कि लिखना हमारा कब आरंभ होता है ये हम जान नहीं पाते कि हमने असल में कब लिखना शुरू किया। कि जब हम अक्षर मांडते हैं पहला शायद जो उसी वक्त कर देते हैं, या पहली जब हम लिखते हैं पंक्ति उसी समय हमारा लिखना आरंभ हो जाता है। तो आपको लिखना जब आपने किया आरंभ, उसको लेकर के अब तक कितने सालों का आप मानते हैं पीरियड की? मैंने लगभग 6-7 साल हुए हैं, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं कह सकती मैं, 6-7 साल हुए हैं। हाँ, पहले मैं लिखती थी, कुछ आप कह सकते हैं कि जैसे डायरी रूप में कुछ लिख लिया, वो भी लिखना ही शामिल है। हाँ, डायरी रूप में आप कह सकते हैं कि कभी कभी जैसे कोई चीज़ आपने लिख दी, पर वो अनऑफिशियली चीज़ है, वो एक हमारी वो क्या कह सकते हैं कि पर्सनल। हाँ, तो वो जरूर लिखी आती थी कभी कभी, रेगुलर वो भी नहीं थी कभी भी। पर वैसे अगर हमने लिखी भी डायरियां और वो सब खो भी दी, खो भी दी। कोई लगा कि अरे यार 4 साल बाद लगा ये क्या लिखा था, तो वो फाड़ भी थी। हाँ, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी 6-7 सालों की यात्रा कह सकते हैं इसको हम। तो लेखक नाम साथ में लग जाए किसी व्यक्ति के तो उसको बड़ा आकर्षण होता है कि मैं लेखक हूँ, और लेखकों के प्रति भी कुछ हमारे आकर्षण हैं और होते हैं, रहे हैं। आपका कोई ऐसा आकर्षण था कि ऐसा कोई लेखक की काश इसकी तरह लोग मुझे भी जाने, मैं भी ऐसा लिखूं? ऐसा मतलब एक किसी के लिए तो मैं नहीं कह सकती, पर जब मैं कुछ पढ़ती थी, जो कोई भी किताब पढ़ती थी, किसी के बारे में मैं पढ़ती थी, तो मुझे लगता था जैसे अब नॉर्मल पत्रिकाएं जो घर में आती थी वो पढ़ती थी, या जैसे कभी मैं बुक स्टॉल से कुछ लेके आई तो पढ़ती थी, तो वो जो एक परिचय किसी लेखक का होता था, एक फोटो आता था छोटा सा, फिर उसका फ़ोन नंबर आया, उसका एड्रेस आया, और उसके बारे में थोड़ा सा तो बड़ा आकर्षित करता था कि काश मेरा फोटो कुछ हमारा भी कुछ ऐसा है, मेरा नाम लिखा होना चाहिए। और कई बार लगता था, जैसे मैंने हालांकि नहीं ज़्यादा लोगों को कभी फ़ोन करके कहा कि हाँ मुझे कहानियाँ अच्छी लगती थी, पर एक संकोच था मन में कि कभी किसी को ऐसे कहा नहीं कि
मुझे लेखक बनना, हाँ मुझे लेखक बनना है, या आपकी ये मुझे अच्छी लगती थी। और वो मन में एक जरूर भाव था कि काश इस कोने में कभी हमारी भी फोटो आए, तो वो आकर्षण तो जरूर था। और अब आपकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स आ चुकी हैं, आपकी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में, आपके पास में जो हम लोगों के हाथ में आपकी लिखी हुई 3 पुस्तकें हैं, और इनके पीछे भी आपकी फोटो है, आपके बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे लोग कि जिन लोगों ने अभी अभी सोचा है कि हम भी कुछ लिखें, उनको कुछ कहना है आपको, जो आपको सुन रहे हैं, कि संतोष जी की तरह हमारा भी फोटो आ जाए? बिल्कुल, जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग लिख रहे हैं, उनके लिए मेन सबसे पहले मेरा यही संदेश रहेगा, या कहेगा कि आप पढ़ें और उसके साथ लिखें। अगर लिखने का भाव आपके मन में है तो आप चूके नहीं। आपको जैसा भी लिखना आ रहा है, 2 लाइन लिख रहे हैं, 4 लाइन लिख रहे हैं, आप ज़रूर लिखें। और लिखने से कई बार होता है कि आप किसी मानसिक अवस्था में, किसी मानसिक भाव में होते हैं, आप उससे निकल पाते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है। कई बार होता है कि आप बहुत अलग भाव से लिखना शुरू करें और आप उस भाव से बिल्कुल निकल के और एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वहाँ लगता है कि सुकून, एक जो सुकून मिलता है। तो जिनको अगर लिखने का थोड़ा सा भी शौक है या लिखने की इच्छा है, तो इच्छा को मारे नहीं और ज़रूर लिखें। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक तो सवाल कुछ इस तरह का है जो सबसे मैं पूछता हूँ, अक्सर आपसे भी पूछूं, कि स्त्री का जीवन ऐसा होता है कि वो पूर्णकालिक काम करने वाली होती है, कि वो रात को 12 बजे भी अगर सो रही है तो उसके दिमाग में सुबह 4 बजे के काम है कि मुझे क्या करना है। और ऐसे में घर में कोई लेखक मम्मी, लेखक पत्नी, लेखक बहन हो जाए तो उसके प्रति घर वालों का क्या रवैया रहता है? इस मामले में खुशकिस्मत हूँ बिल्कुल, कि घर में जो 2 बच्चे हैं और पतिदेव हैं, तो उनका ये था कि आप लिख रहे हो, आप अपना टाइम लो पूरा। उनकी तरफ से बिल्कुल ये लगता है कि अच्छा अभी आप ये लिखने के मूड में हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलता है मुझे, और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। जब मेरी पहली किताब आई तो घर की तरफ से एक मतलब बहुत खुशी सेलिब्रेट की गई कि नहीं, यही हम चाह रहे थे कि तुम अपना कुछ करो। और सबसे पहले हेमाराम जी की तरफ से तो मुझे ये प्रोत्साहन मुझे सबसे ज़्यादा मिला कि नहीं, चाहता यही था शुरू से कि अपना कुछ करो, और वही प्रोत्साहन है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है संतोष जी। ये पुस्तकें निस्संदेह सब लोगों को, पाठकों को बहुत अच्छी भी लगेंगी। इनको जानकर, पढ़कर के लोग हमारे समाज को, जो आज के इस हाल को सीखेंगे, जानेंगे। जब आने वाली पीढ़ियां आएंगी वो भी ये सोचेंगी कि उस दौर में कैसी कहानियां लिखी जाती थी, तो उस दौर का समय कैसा था। तो ये बहुत जो उपयोगी काम है, आप के लिए हम सब की ओर से शुभकामनाएं हैं बहुत सारी, कि आप बहुत सारा लिखें, आपकी खूब सारी पुस्तकें आएँ, हम आपको इसी तरह से जानते पढ़ते रहें। और आपको इसके बारे में कुछ, यहाँ के आयोजन के बारे में कहना हो तो शब्द कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज अचानक ही आज हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दबाजी में तय हुआ था। हाँ, ये कोई मतलब आयोजन तो है नहीं, कोई आप मिल गए तो औपचारिकता, बात क्योंकि पहले ही हमारी जो बात हुई थी तो पहले ही ये मानस था कि हम कोई औपचारिकता नहीं करेंगे यहाँ पे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये एक जगह मिली है, और खुशी इस बात की मुझे ज़्यादा है कि आज मैं पहली लेखिका हूँ जो इस जगह पे बैठी हूँ, और ये हमेशा के लिए आपकी बुकलेट में भी छपा लिखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, और ये बहुत इनिशिएटिव अच्छा लिया आप लोगों ने। आने वाले और भी लोग होंगे जो बाड़मेर के, क्योंकि मेरी जब ये हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के आयोजन को कोई ठीक अंतराल पर जो आयोजित कर सके। तो ये जो पहली किताब मेरी राजस्थानी की उपन्यास जो आई थी, तो उसके बारे में क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और बहुत लोग बाड़मेर के सुदूर गाँव के लड़के लड़कियां जो भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का ये कहना कि हम मैडम आपकी किताब कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि अमेजोन पे नहीं थी मेरी ये किताब, ज़्यादातर ऑनलाइन होती है, राजस्थानी की किताबें बहुत कम ऑनलाइन उसमें जाती है। तो एक ये समस्या थी कि मैं कहाँ उन लोगों को पता बताऊँ। जोधपुर में रहती हूँ तो मैं जोधपुर का कह सकती हूँ कि आप भाई मेरे से ले लो, या जोधपुर में एक जगह है वहाँ से ले लो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो बाड़मेर जैसलमेर के जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको पाठक वर्ग है, जो साहित्य में जो रुचि रखते हैं, उन लोगों को एक ऐसी जगह मिली है और वो आके यहाँ से ले सकते हैं। और क्योंकि आप टाइमली अगर कार्यक्रम करेंगे तो इस चीज़ को और आगे बाड़मेर बाजार की टीम ने एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि बाड़मेर के अंदर जो कुछ है, जो कि हमारे साहित्य को, संस्कृति को,
संस्कृति को, कलाओं को जो थोड़ा समृद्ध करता है या उसमें योगदान देता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी, किताबें भी, बाड़मेर के उत्पाद भी, खाद्य वस्तुएं भी सब इकट्ठी हुई हैं। तो हम लोग ये भी है कि कभी कोई फोक आर्टिस्ट जो लोक कलाकार हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे, देखिए ये क्या वाद्य कैसा है, इस वाद्य का निर्माण कैसे होता है, इस तरह की कुछ बातें करने की छोटी सी हमारी ये इच्छा है कि लोग जाने कि ये क्या चीज़ है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसके लिए डॉक्टर सुरेंद्र जी को और सुशीला जी को खास करके मैं धन्यवाद दूंगी कि ये बहुत उन्होंने अच्छा एक विचार सोच के और ये शुरुआत करी है और आगे और होता जाए आगे और कार्यक्रम और ऐसे और बढ़िया होते जाएं, यही मेरी आशा है और बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। संतोष जी, आप यहाँ पर आए, आपका और बाड़मेर बाजार की पूरी टीम का बहुत आभार कि उन्होंने हमें यहाँ पर स्थान दिया, दो बातें करने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।